नमस्कार। सानकोड़े यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे भारत देश के किसान और कृषि विभाग का विकास हो, इसीलिए मैंने जय किसान प्लान डिज़ाइन किया है। अगर ये प्लान सच में लॉन्च होता है तो इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जैसे कि किसानों को हर महीना मिलेगा 15,000। एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा बहुत बड़ा बदलाव। हमारे भारत देश के जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। साथ में एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज का ये जो वीडियो है इसे मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि हम देखने वाले हैं जय किसान पॉलिसी की पूरी डिटेल्स, एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्लान को कैसे मैनेज करेगी, जो जय किसान पॉलिसी से जो पैसा इकट्ठा होगा उसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ और एलआईसी को इस प्लान से क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में आज हम सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। तो चलो अब हम प्रेजेंटेशन के पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि जय किसान पॉलिसी कैसी काम करेगी। जिन किसान भाइयों की उम्र 20 साल से लेके 45 साल की है, वो सारे किसान भाई जय किसान पॉलिसी ले सकते हैं। इसका जो प्रीमियम होगा, जो सालाना प्रीमियम आएगा, सालाना हफ्ता आएगा, वो रहेगा 6,000। अगर किसान भाइयों को 6 महीने के बाद अगर इसका प्रीमियम भरना है तो वो आएगा 3,000 का। अगर किसान भाई चाहते हैं कि हम 3 महीने के बाद एक प्रीमियम भरेंगे तो इसका जो हफ्ता आएगा, प्रीमियम आएगा, वो आएगा 15,000 का। इस प्लान का जो टर्म है, इस प्लान की जो अवधि है वो रहेगी 15 साल के लिए, और इसका जो हफ्ता हमें भरना है वो लगातार 15 साल तक भरना है। अगर हम हर साल 6,000 भरते हैं तो पूरे 15 साल में हमारे 90,000 रुपये जमा होते हैं। 90,000 रुपये हमारे एलआईसी को पेड होते हैं। ओके, और यहाँ पे और एक मैं बात डिक्लेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि किसानों की उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो या 45 साल हो, जो प्रीमियम आएगा हर किसी को 6,000 ही आएगा। ये प्लान हमारी किसान बहन, किसान माता भी इस प्लान को ले सकते हैं। हमारे पूरे 15 साल में एलआईसी को पेड होते हैं 90,000। अब हम ये देखते हैं कि 16वें साल से हमें कितना पैसा मिलेगा। हमने 15 साल तक एलआईसी को जो प्रीमियम पेड किया है उसके बदले में हमें 16वें साल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जय किसान पॉलिसी में 16वें साल में 15,000 किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 16वें साल में 15,000 रुपये हर महीना मिलेगा और लगातार 12 महीने तक मिलता रहेगा। और 16वें साल में जो पूरा अमाउंट रिटर्न होता है किसानों को वो होता है 1,80,000 का। अगला जो 17वां साल है, उस साल में किसानों को हर महीना 10,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे और वो रहेगा 12 महीने के लिए। और उस 17वें साल में किसानों को मिलते हैं पूरे 1,20,000। अगले साल 18वें साल में किसानों को मिलेंगे हर महीना 5,000, वो भी लगातार अगले 12 महीने के लिए। और 18वें साल में किसानों को मिलते हैं पूरे 60,000। अगर हम ये तीन ही 16, 17 और 18 साल का जो पूरा रिटर्न अगर हम टोटल करते हैं तो वो होता है 3,60,000 का, और हमने एलआईसी को पेड किए थे 90,000। तो पूरे हमें 90,000 के बदले में 18वें साल तक हमें पूरे मिल जाते हैं 3,60,000। माना कि अगर इस पॉलिसी के प्रीमियम टर्म के दौरान
यानी कि 1 साल से लेके 15 साल के बीच अगर पॉलिसी होल्डर की उस किसान की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या फिर नॉर्मल हो, उस टाइम पे किसान ने जितना भी प्रीमियम भरा हो, माना कि किसान ने आज पॉलिसी ली और लगातार उन्होंने वो 5 साल तक 6,000 भरते रहे, 5 साल में उनका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पेड होता है 30,000 का। अगर 5वें साल अगर उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उनकी नॉमिनी को, उनके वारस को, उनकी फैमिली को उस टाइम पे मिलते हैं 60,000 रुपये, यानी कि जितना प्रीमियम पेड हुआ है उसका, उस प्रीमियम का डबल। अगर उनकी मौत 10 साल के बाद होती है तो 10 साल तक हमारा प्रीमियम 60,000 का भरा जाता है, 60,000 का डबल होता है 1,20,000, तो उसकी नॉमिनी को यानी कि वारिसदार को मिलेंगे पूरे 1,20,000, यानी कि जितना उन्होंने प्रीमियम भरा था, अगर बीच में अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को मिलता है डबल का पैसा, जितना प्रीमियम भरा है उतना। अगर पॉलिसी होल्डर की मौत 16, 17 या 18 इस रिटर्न वर्षों में हो जाती है तो उस टाइम पे वो जो 16वें साल का, 17वें साल का और 18वें साल का जो हर महीना पैसा आता है वो जाएगा उनके नॉमिनी को। अगर माना कि 16वें साल में अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर 17वें साल में अगर डेथ हो जाती है तो फिर जो हर महीने आने वाला जो पॉलिसी होल्डर का, जो मेन होल्डर था पॉलिसी का, जिसने परचेस की थी पॉलिसी, उसको जो पैसा मिलने वाला था उनके न रहने के बाद, उनकी डेथ के बाद वो पैसा उनकी नॉमिनी को दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 16, 17 और 18 के बीच में जितना पैसा आएगा वो नॉमिनी को मिलेगा। हमने अभी तक देखा कि प्रीमियम भरने से लेकर उसका टोटल रिटर्न मिलने तक पूरी इस पॉलिसी की प्रोसेस देखी। अब हम ये देखते हैं, ये प्लान लॉन्च होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC इस प्लान को कैसे मैनेज करेगी, इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। LIC का मेन रोल ये होगा कि उसे हर साल 1 करोड़ जय किसान पॉलिसी बेचनी है। हमारे भारत देश में देखा जाए तो कुल संख्या, कुल एजेंट्स की संख्या, LIC एजेंट की संख्या 12 लाख है। अगर हर एक LIC का एजेंट प्रति वर्ष 8 या 9 जय किसान पॉलिसी बेचने में सफल हो जाता है तो ये 1 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। अगर हर साल LIC 1 करोड़ जय किसान पॉलिसी बेचने में सफल होती है तो उसके बदले में LIC को मिलेंगे पूरे 6,000 करोड़ रुपए। अगले साल, ये तो पहले साल की बात हुई, अगले साल फिर से नए 1 करोड़ अगर वो पॉलिसी बेचेगी तो उससे आने वाला जो पैसा होगा वो रहेगा 6,000 करोड़, और पिछले साल का जो रिन्यूअल का पेमेंट आएगा वो रहेगा 6,000 करोड़, यानी कि पूरा पैसा कितना जमा हुआ, 12,000 करोड़। तीसरे साल भी नई 1 करोड़ पॉलिसी बेची जाएंगी तो पैसा आएगा 6,000 करोड़, और पिछले 2 साल का जो रिन्यूअल आएगा वो आएगा 12,000 करोड़, यानी कि तीसरे वर्ष में LIC को मिलेंगे पूरे 18,000 करोड़। ऐसे ये पैसा बढ़ता जाएगा। जो हर साल LIC को ये पैसा प्राप्त होने वाला है वो LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एग्रीमेंट के तहत 10 साल के लिए पैसा हैंड ओवर करेगा। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 साल के लिए ये जो पैसा जय किसान पॉलिसी के द्वारा प्राप्त होता है वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट करके हैंड ओवर करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारा का सारा पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट करेगा 10 साल के लिए। जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो जाते 11वें साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंटरेस्ट प्रॉफिट के साथ LIC को सारा पैसा रिटर्न करता जाएगा। अगर माना कि आज 2022 में LIC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा हैंड ओवर किया तो 2032 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC को पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। फिर से LIC 5 साल के लिए जो पैसा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटर्न, वो प्रॉफिट के साथ, इंटरेस्ट प्रॉफिट के साथ, तो उस पैसे को LIC
अदर सेक्टर में 5 साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर किसी और के शेयर मार्केट में हो गए, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगी 5 साल के लिए। 10 और 5 15 साल हो गए। और 16वें साल से पॉलिसी होल्डर का पैसा रिटर्न करना शुरू कर देंगे। ये होगा LIC का मेन रोल। अब हम देखते हैं कि पॉलिसी का सोर्स कैसा होना चाहिए। जितनी भी जय किसान पॉलिसी है वो सारी की सारी एजेंट के द्वारा ही बेची जानी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे भारत देश में जो 12 लाख LIC के एजेंट है उनका रोजगार बरकरार रहेगा। साथ में जो 12 लाख एजेंट्स है वो ऐसे व्यक्ति है वही हमारे किसान भाई तक जा सकते हैं और प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। प्लान के बारे में उनको समझा जा सकता है कि ये प्लान क्या है, ये प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC ने क्यों लाया है और इससे आगे जाके 10-15 साल में हमारे देश में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी डिटेल हमारे एजेंसी देने वाले हैं। इससे हमारे प्लान की मार्केटिंग और पब्लिसिटी होने में बहुत आसानी हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ है वो 100% पॉलिसी का जो सोर्स है वो एजेंट द्वारा ही होना चाहिए। जय किसान पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटली होना चाहिए। हर एक एजेंट के पास जय किसान का ऐप होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐप सिर्फ जय किसान पॉलिसी को ही मैनेज करेगा और जय किसान ऐप को कस्टमर भी यूज कर सकेंगे, ऐसा उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। अगर किसी कस्टमर ने जय किसान पॉलिसी खरीदी है तो कस्टमर अपना पॉलिसी नंबर से उस ऐप के माध्यम से अपनी पॉलिसी की पूरी जानकारी ले सके, जैसे कि अभी तक कितना प्रीमियम भरा है, कितने प्रीमियम भरने बाकी है, पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट क्या है और इसके अलावा पूरे भारत देश में अभी तक जय किसान पॉलिसी के माध्यम से कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, पूरे भारत देश में अभी तक कितनी जय किसान पॉलिसी बेची गई है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, कौन से प्रोजेक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितना किया गया है और बचा हुआ पैसा कितना है, ये सारी जानकारी हर एक जय किसान पॉलिसी होल्डर को उस ऐप में मिलनी चाहिए। क्योंकि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो किसानों का होगा और मेन तौर पर देखा जाए तो मेन हमारे किसान भाई ही इन्वेस्टर होंगे, इसलिए उनको ये सारी जानकारी होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो पॉलिसी होल्डर का किसानों का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर नज़र रहेगी और कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा डिजिटल ऐप का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC को जय किसान पॉलिसी के लिए एक स्वतंत्र कमेटी की स्थापना करनी चाहिए और इस कमेटी में प्रधानमंत्री, अर्थ मंत्री, भारत के कृषि मंत्री, LIC के चेयरमैन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हेड ऑफिसर, LIC इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर, लीगल हेड ऑफिसर, जय किसान पॉलिसी के हेड ऑफिसर, ऑल स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इसके अलावा इस पॉलिसी के लिए एक स्वतंत्र लीगल एक्ट होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में सरकार बदल गई या फिर नई सरकार स्थापित हुई तो फिर भी इस पॉलिसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये एक लीगल एक्ट के तौर पर काम होना चाहिए। इसीलिए एक कमेटी का होना और साथ में एक लीगल एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कमेटी है इसका जो मेन रोल होगा वो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना, किसानों का भविष्य को मजबूत करना, ये होना चाहिए। हमने देखा कि अगर LIC हर साल 1 करोड़ जय किसान पॉलिसी बेचने में सफल होती है तो 1 करोड़ पॉलिसी से हर साल 6,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये हर साल प्राप्त होने वाले 6,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जय किसान पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों का भविष्य सुधारना, उनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना। अब हम ये देखते हैं कि ये हर साल प्राप्त होने वाले 6,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिजली की।
किसानों के दिन में बिजली देनी चाहिए, वो भी पूरे 10 घंटे के लिए। आज की तारीख में देखें तो किसानों को ज़्यादा बिजली रात को दी जाती है और इससे बहुत बड़े नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। इस बात पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हर किसान के लिए किसानों की खुद की खेती में एक छोटा सा सोलर प्लांट लगवा जाना चाहिए ताकि उससे उस किसान की ज़रूरत पूरी हो सके, बिजली का खर्चा बच सके। और जो सोलर प्लांट से बिजली बचेगी उसे सरकार किसी दूसरे क्षेत्र में उपयोग में ला सकती है, या फिर उस बची हुई जो सोलर प्लांट से जो बची हुई बिजली है वो बेच सकते हैं। लेकिन जो किसानों के खेत में सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे वो सरकार अपने खर्चों से लगाएंगे, यानी कि किसानों के लिए वो फ्री में लगवाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसानों की खेती की जगह जो यूज की जाएगी वो कम से कम इस्तेमाल हो, ज़्यादा जगह उस सोलर प्लांट के लिए एक्वायर ना हो, कम से कम जगह में वो सोलर प्लांट बिठा देने चाहिए। इससे हमारे किसान भाइयों को फ्री में बिजली मिलेंगी, दिन में मिलेंगी और 10 से 12 घंटे के लिए रेगुलर बिजली मिलेंगी। हमारे आज के भारत देश में आज भी किसानों के लिए ये बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जैविक खतों का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज से 30 साल पहले देखा जाए तो किसानों के पास 10 से 20 गाय रहती थी, बैल थे, भैंस थे, ऐसे पशु हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में 10 में से सिर्फ एक किसान के पास गाय है, भैंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पशुओं की संख्या कम हो गई और हम जैविक खतों के अलावा, सेंद्रीय खतों के अलावा रासायनिक खतों का ज़्यादा वापर करने लगे। इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो हमारी खेतों की मिट्टी थी उसका आरोग्य खत्म हो गया। उस मिट्टी के अंदर जो जैविक घटक थे जो फसल उगाने में हमें मदद करती थी, वो जैविक घटकों का ह्रास हो गया, उनका अंत हो गया। साथ में हमने न केवल मिट्टी के आरोग्य का नाश किया बल्कि हमने रासायनिक तत्वों का वापर करके हमारी सेहत का भी ह्रास करवा लिया। आज इतने महंगे रासायनिक खतों का उपयोग करने के बावजूद भी किसानों को फायदा नहीं हो रहा है और रासायनिक खतों के दर बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए सबसे पहले जैविक खतों का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैविक खतों से मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अगर कृषि उत्पादन को एक्सपोर्ट करना है तो हमें जैविक खतों का उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रासायनिक खतों का उपयोग किए हुए कृषि माल का कोई महत्व नहीं, वहाँ पे ऐसे माल की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए हमें रासायनिक तत्वों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खतों का, सेंद्रीय खतों का हमारे फसल के लिए उपयोग करना चाहिए ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अच्छा भाव मिल सके। कृषि उत्पादनों का निर्यात करना, हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो, हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी उपलब्ध हो, इसीलिए कृषि उत्पादनों का निर्यात करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट क्वालिटी का कृषि माल होना भी जरूरी है। इसके लिए एक खास व्यवस्था होनी चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी के कृषि माल कैसे बनाया जाए, इसके लिए किसानों को फ्री में ट्रेनिंग दिलवा देनी चाहिए। हमारे पूरे भारत देश में बहुत सारे ऐसे किसान ट्रेनिंग सेंटर उभारने की ज़रूरत है जहां हमारे किसान भाई फ्री में ट्रेनिंग ले सके। जिनकी उम्र 20 साल से लेके 45 साल है, इस उम्र के किसानों को फ्री ट्रेनिंग मिले। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और बढ़ेगी और हमारा जो कृषि माल है वो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा जाएगा और उससे सारा फायदा हमारे अर्थव्यवस्था का भी होगा और हमारे किसान भाइयों की आर्थिक परिस्थिति सुधारने में भी होगी। इसीलिए हमारे भारत देश में किसान ट्रेनिंग सेंटर की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़नी चाहिए। किसान जिस फसल का उत्पादन लेते हैं
अगर उस फसल के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाए और उससे एक नया उत्पादन तैयार किया जाए तो किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अगर किसानों के पास ऐसे खुद के फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे तो किसान उद्योजक बन जाएंगे और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसीलिए हमारे भारत देश में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फसलों के उत्पादन में उतार चढ़ाव आता है उस टाइम पर जो गोदाम में और कोल्ड स्टोरेज रूम में जो फसल रखी है वो काम आती है। गोदाम और स्टोरेज रूम की वजह से फसल ज़्यादा दिन तक अच्छे क्वालिटी के साथ टिकती है। इसीलिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज रूम की ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित होनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि बारिश ज़्यादा होने से फसल खराब हो जाती है या फिर बारिश न होने के कारण से फसल आती नहीं और इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की आवश्यकता है, जैसे कि खेतों में पॉली हाउस, खेतों में ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस और टेक्नोलॉजी के सहयोग से अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इस परिस्थिति पे मात कर सके उनकी आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार जब क्रॉप खराब हो जाती है तो क्रॉप इंश्योरेंस का किसानों को पैसा देती है। अगर कितना पैसा जाता है क्रॉप इंश्योरेंस का किसानों पे, बहुत सारा पैसा दिया जाता है। अगर वो पैसा और जो जय किसान पॉलिसी का कुछ पैसा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में अगर लगवाया जाए तो भविष्य में ऐसी कितनी भी आपत्ति आए तो हमारे फसलों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कृषि विभाग आपत्ति व्यवस्थापन में हमें ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकता की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कृषि यंत्रों का जिक्र किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर, क्रॉप कटिंग मशीन। ऐसे यंत्रों से कृषि का काम करना आसान हो जाता है। हम अगर इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग लाते हैं तो एक काम और आसान हो जाएगा। हमें और ऐसे आधुनिक कृषि यंत्रों के उत्पादन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादनों का निश्चित मूल्य सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जिस भाग में किसान कोई भी फसल का उत्पादन ले रहा हो तो उस उत्पादन के लिए, उस कृषि माल के लिए एक निश्चित मूल्य तय होना बहुत जरूरी है, चाहे फसल के उत्पादन ज़्यादा हो या कम हो। इससे फसल के दाम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर 1 क्विंटल प्याज उत्पादन के लिए 800 रुपये खर्चा आता है तो जब किसान ये प्याज बेचेगा तो उसे 2000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलना चाहिए। इससे किसानों की तरक्की होगी। अगर किसानों की तरक्की होती है तो उसके साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर अपने आप तरक्की करने लग जाते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। इसके साथ अगर ये बाकी के सेक्टर अगर तरक्की करते हैं तो जीएसटी में भी तरक्की होती है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाती है। इसीलिए हमारे कृषि उत्पादनों का निश्चित मूल्य होना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारे किसान भाइयों के पास डिजिटल मंडी ऐप होना बहुत ज़रूरी है। किसान अपनी फसल का फोटो, फसल की पूरी जानकारी, खुद का अपना नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर उस डिजिटल मंडी ऐप पे दर्ज करेगा। साथ में कृषि उत्पादनों का जो मूल्य है वो पहले से ही निश्चित होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से आई हुई फसल का दाम कोई और ठहराता है। ये चीज़ हमारे कृषि प्रधान देश में बहुत गलत है। इसीलिए फसलों का दाम पहले से ही तय होना बहुत ज़रूरी है और वो दाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे किसान भाइयों को मुनाफा दे सके। ये डिजिटल मंडी ऐप जो है ये सरकारी ऐप होना चाहिए। जिस व्यापारी को कृषि माल चाहिए वो इस ऐप पे जाके अपनी ऑर्डर बुक करेगा। अगर किसान अपनी फसल उस टाइम पे बेचना चाहता है तो वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही किसान ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है
उस वक्त तुरंत व्यापारी के पास उस किसान का एक्सेप्ट किया हुआ नोटिफिकेशन जाएगा। व्यापारी खुद के खर्चों से किसानों के पास जाके वो कृषि माल खरीद लेगा और उसे तुरंत पेमेंट करेगा। वो जो पेमेंट करेगा वो उस डिजिटल मंडी ऐप के द्वारा ही करेगा और वो पैसा किसान के अकाउंट में तुरंत जमा हो जाएगा। इस ऐप से हमें ये पता चलेगा कि कौन से किसान ने कौन से व्यापारी को या फिर कौन से व्यापारी ने कौन से किसान को किस फसल का व्यवहार किया, पूरे एक साल में किसान ने कितना फसल बेचा, कितना पैसा मिला, किस व्यापारी ने कितना माल खरीदा, ये सारी चीज़ें इस ऐप में दर्ज होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जय किसान पॉलिसी से LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर ये प्लान सच में लॉन्च हो जाता है तो LIC को पहले साल 1 करोड़ पॉलिसी से 6000 करोड़ मिलेंगे। अगले साल फिर से नई 1 करोड़ पॉलिसी के 6000 करोड़ और पिछले साल की रिन्यूअल के 6000 करोड़ यानी कि 12000 करोड़ मिलेंगे। अगले साल यानी कि तीसरे साल नए पॉलिसी के 6000 करोड़ और पुराने 2 साल के रिन्यूअल के 12000 करोड़, ऐसे कुल मिला के तीसरे साल मिलेंगे 18000 करोड़। ऐसे अगर LIC लगातार 10 साल तक एक काम करे तो पूरे 10 करोड़ पॉलिसी बेचने में वो सफल हो जाएगी। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर 10 साल तक ऐसा टारगेट पूरा करते हैं तो कितना पैसा जमा होगा। हमारे भारत देश में कुल मिला के 12 से 15 लाख तक की किसानों की संख्या है। 12 से 15 करोड़ किसानों की संख्या है। अगर LIC की ये जय किसान पॉलिसी हर एक किसान ले तो बहुत सारा पैसा 10 या 12 साल में हमारे LIC के पास हो जाएगा। हर साल 1 करोड़ पॉलिसी आसानी से हो जाएंगी। हर साल जो पैसा जमा होगा उसे LIC एक एग्रीमेंट करके गवर्नमेंट को देगी, यानी कि LIC मार्केट से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में, जो मैंने आपको ये जो प्रोजेक्ट बताए किस किस प्रोजेक्ट में देना चाहिए, जैसे कि जैविक खतों का उत्पादन बढ़ाना, किसान ट्रेनिंग सेंटर, बिजली का सोलर प्लांट बनवाना, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की निर्मित करना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट को बढ़ावा देना, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, कृषि यंत्रों का निर्मित करना, डिजिटल मंडी ऐप लाना और अन्य बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। अगर इस प्लान के ऊपर आज से 10 साल तक अच्छा काम किया गया तो आज से 10 साल बाद हमारा कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर अन्य सेक्टरों से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। हमारे भारत देश के किसानों को कोई भी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा जो किसानों के पास जो बैंकों का कर्जा लिया हुआ है वो सारा का सारा कर्जा हमारा किसान भाई वापस कर देगा। इतना ही नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट की जो अभी जो किसानों के लिए जो स्कीम चली है किसान सम्मान योजना, जिसके लिए मोदी जी हर किसान को 2000 देते, वो 2000 देने की भी हमारे किसान भाइयों को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा किसान खुद इतना अमीर बन जाएगा, उसके पास इतना पैसा होगा कि उसकी वजह से अन्य सेक्टरों की भी ग्रोथ होगी। साथ में हम ये देखते हैं अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर बढ़ते हैं तो सरकार को नए उत्पादनों के वजह से GST मिलेंगी। कृषि उत्पादनों का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सरकार के पास फॉरेन की करेंसी प्राप्त होगी। सोलर प्लांट से जो बिजली बचेगी उसे बेच के सरकार को पैसा मिलेगा। इस तरह से जो सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अगर LIC आज 2022 में सरकार को 6000 करोड़ देगी तो सरकार इंटरेस्ट के साथ वो पैसा 10 साल के बाद यानी कि 2032 के बाद LIC को वापस करेगी। हम फिर से इसे एक उदाहरण के जरिए से समझ लेते। माना कि किसानों ने पहले साल जय किसान पॉलिसी खरीदी और वो खरीदे 15 साल के लिए। पहले साल का जो पूरा प्रीमियम था वो लगभग आया 6000 करोड़ रुपए का। LIC को पेड किया। LIC ने वो 6000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 साल के लिए दिया।
11वें साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 6,000 करोड़ ब्याज के साथ LIC को वापस किया। माना कि LIC को 6,000 करोड़ के बदले 10,000 करोड़ रुपए मिल गए। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताया। अब जो ये 10,000 करोड़ है LIC किसी और जगह अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगी। उसके बाद 16वें साल से इन्वेस्टर्स का यानी कि पॉलिसी होल्डर्स का पैसा LIC रिटर्न करेगी और अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेगी। ये जो पूरा पैसा होगा एक किसानों का होगा, इसीलिए वो पैसा सिर्फ किसानों के हित में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा LIC का भी बिजनेस बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारे किसान भाइयों की भी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होगी। ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो चुका है, मुझे और बहुत ज़्यादा बात इसमें करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं ज़्यादा इस वीडियो में आपसे बता नहीं सका। फिर भी मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ राय देना चाहते हो, इस आज का जो प्लान है जय किसान प्लान, इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हो, आपकी कुछ कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप के मैसेज भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पूरा प्लान समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्लान सच में लॉन्च होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे सानकोड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।